C++ की दुनिया में खुशामदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि आखिर कैसे एक बिल्कुल खामोश, बेजान और बंद C++ ब्लूप्रिंट एक जीती जागती और फंक्शनल एंटिटी यानी एक ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाता है। ये किसी जादू से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के रोड मैप पर नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट से, फिर मेंबर फंक्शंस और ऑनलाइन फंक्शंस को समझेंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्टर्स, ओवरलोडिंग और आखिर में सबसे खतरनाक चीज़ यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर्स और उनसे जुड़े खतरात पर बात करेंगे। तो चलिए सीधा अपने पहले टॉपिक यानी क्लास और ऑब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अगर इसे आसान अल्फाज में समझें तो क्लास बिल्कुल एक रबर स्टैम्प की तरह है। अब स्टैम्प बजाते खुद तो सिर्फ एक सांचा है ना, वो मेमोरी में कोई असल जगह नहीं घेरता। लेकिन ऑब्जेक्ट वो स्याही का निशान है जो ये स्टैम्प कागज़ पर छोड़ती है। स्टैम्प तो बस एक ही होती है, लेकिन ज़रा सोचें, इस एक स्टैम्प से हम कागज़ पर कितने सारे इनफरादी निशानात लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक क्लास से लातादाद ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं और हर एक की अपनी अलग मेमोरी और बिल्कुल अलग पहचान होती है। कमाल की बात है ना। अब होता क्या है कि क्लास का जो प्राइवेट डेटा है ना, वो एक मुकम्मल तौर पर सील्ड ब्लैक बॉक्स की तरह होता है। मतलब बाहर की दुनिया को उसकी बिल्कुल कोई खबर नहीं होती, वो पूरी तरह छुपा हुआ और महफूज होता है। तो भाई जब सब कुछ बंद है तो इससे बात कैसे करें? उसके लिए हमें एक पब्लिक विंडो या इंटरफेस देना पड़ता है, ताकि बाहर की दुनिया इस विंडो के जरिए सवाल पूछ सके, जैसे कि भाई नाम क्या है। ये तरीका हमारे हसास डेटा को किसी भी गैर ज़रूरी मुदाखलत से बचाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मेंबर फंक्शंस की तफहीम। हमने पब्लिक विंडोज़ की बात तो कर ली, लेकिन उन्हें बनाते कैसे हैं? दरअसल हम फंक्शन का कोड दो तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका तो बहुत सीधा है, बस फंक्शन को सीधा क्लास की बॉडी के अंदर ही डिफाइन कर दें। लेकिन अगर फंक्शन बहुत लंबा हो जाए तो क्या करें? ऐसे में क्लास को साफ सुथरा रखने के लिए हम इसे क्लास की बॉडी के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस है। हाँ, लेकिन एक कैच है। अगर हम फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। ये बस दो कोलन्स होते हैं, बिल्कुल एक साथ जुड़े हुए हैं। ये कंपाइलर को बाकायदा बताते हैं कि देखो भाई, ये बाहर वाला फंक्शन फला मखसूस क्लास का ही हिस्सा है। उसके बगैर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये फंक्शन आया कहाँ से। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, ऑनलाइन फंक्शंस। तो पर्दे के पीछे क्या होता है? जब भी कोई नॉर्मल फंक्शन कॉल होता है तो मेमोरी में एक भारी भरकम एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है, जिसमें प्रोसेसिंग का काफ़ी वक्त लग जाता है। अब इस सुस्ती से कैसे बचें? यहाँ एंट्री होती है ऑनलाइन फंक्शन की। ये कंपाइलर से एक बड़ी प्यारी सी दरखास्त करता है कि यार, मुझे अलग से मेमोरी में चलाने के बजाय मेरे कोड को बिल्कुल उसी जगह कट और पेस्ट कर दो जहां मुझे कॉल किया गया है। और यकीन माने, इस छोटी सी ट्रिक से प्रोग्राम की स्पीड में ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है। और मज़े की बात बताऊं, यहाँ एक कमाल का शॉर्टकट भी है। अगर हम किसी छोटे से फंक्शन को बराह रास्त क्लास की बॉडी के अंदर ही लिख देना, तो कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि वो उसे खुद ब खुद ऑनलाइन की दरख्वास्त मान लेता है। मतलब हमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमारे कोड की परफॉर्मेंस खुद ही बेहतर हो जाती है ना ज़बरदस्त? चलिए अब चौथे हिस्से पर चलते हैं, कंस्ट्रक्टर्स और ऑब्जेक्ट की तख्लीक। ये बहुत अहम हिस्सा है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट को बनते वक्त ठीक से इनिशियलाइज ना किया जाए तो वो एक इंतहाई तबाहकुन और गैर कानूनी हालत में जन्म ले सकता है। इसमें कचरा यानी गार्बेज डेटा भर सकता है। मिसाल के तौर पर सोचिए, एक ऐसा शेर पैदा हो जाए जिसकी 55 टांगें हों। बिल्कुल नामुमकिन और अजीब, राइट? एक प्रोग्राम के लिए भी ऐसी सूरत हाल बिल्कुल इतनी ही खतरनाक होती है। और इसी तबाही से हमें बचाते हैं कंस्ट्रक्टर्स। ये इस बात को यकीनी बनाते हैं कि डेटा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इनिशियलाइज हो, लेकिन इनके कुछ बहुत सख्त असूल हैं। पहला रूल, कंस्ट्रक्टर का नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। दूसरा, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, बिल्कुल कुछ भी नहीं, वॉइड भी नहीं। और सबसे शानदार बात यह है कि जैसे ही कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है, कंपाइलर उसे खुद ब खुद कॉल कर लेता है, हमें उसे बुलाना नहीं पड़ता। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट की पैदाइश को स्टेप बाय स्टेप देखें तो होता कुछ यूं है।
سب سے پہلے کمپائلر ڈیٹا ممبرز کے لیے میموری فراہم کرتا ہے۔ جیسے ہی میموری ملتی ہے، اسٹیپ 2 میں کنسٹرکٹر خود بخود میدان میں آ جاتا ہے، اور پھر اسٹیپ 3 میں ایک بالکل لیگل، درست اور کام کرنے والا آبجیکٹ تیار ہو جاتا ہے، ایک دم پرفیکٹ۔ اب باری ہے 5ویں حصے کی، اوور لوڈنگ اور ڈیفالٹ پیرامیٹرز۔ اب ایک سینیریو فرض کریں، اگر ایک یونیورسٹی میں مختلف طرح کے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لے رہے ہوں، کچھ کے پاس صرف نام ہو اور کچھ اپنا پرانا ٹرانسفر ریکارڈ ساتھ لا رہے ہوں، اب ان سب کے لیے کیا ہم 4 الگ الگ اور لمبے لمبے کنسٹرکٹرز لکھیں گے؟ بالکل نہیں، ہم سمارٹ ورک کریں گے۔ ہم صرف ایک ہی کنسٹرکٹر لکھیں گے اور اس میں ڈیفالٹ پیرامیٹر سیٹ کر دیں گے۔ یہ اکیلا کنسٹرکٹر ہی ان تمام چاروں صورتوں کو ہینڈل کر لے گا اور ہمارا کوڈ بلا وجہ لمبا ہونے سے بچ جائے گا۔ یہ ہوتی ہے اصل ایفیشنسی۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے چھٹے اور آخری لیکن سب سے زیادہ خطرناک مرحلے پر، کاپی کنسٹرکٹرز اور ان کے خطرات۔ تو یہ کاپی کنسٹرکٹر آخر ہے کیا؟ یہ ایک بہت ہی خاص کنسٹرکٹر ہے جو بالکل ہماری فوٹو کاپی مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ بننے کے وقت ہی ایک بالکل نئے آبجیکٹ کو پہلے سے موجود کسی آبجیکٹ کے ڈیٹا کی ہو بہو کاپی بنا کر انیشلائز کر دیتا ہے۔ سننے میں تو یہ بہت کارآمد لگتا ہے نا؟ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت ہی چھپا ہوا خطرہ ہے جسے شیلو کاپی کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کاپی کرنے پر دونوں آبجیکٹس کے پوائنٹرز میموری میں ایک ہی ایڈریس کی طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں، یعنی میموری 1 اور دعوے دار 2۔ اب اگر کسی وجہ سے پہلا آبجیکٹ ڈیلیٹ یا تباہ ہو جائے تو وہ جاتے جاتے اس مشترکہ میموری کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ، جو دوسرا آبجیکٹ بچ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے ایک انتہائی خوفناک چیز جسے ہم ڈینگلنگ پوائنٹر کہتے ہیں۔ مطلب وہ بیچارہ پوائنٹر میموری کے ایک ایسے بلیک ہول کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے جو اب حقیقت میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اور یقین مانیں، یہ وہ صورتحال ہے جو کسی بھی چلتے ہوئے پروگرام کو بری طرح کریش کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سب سے ایک بہت ہی زبردست سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ شیلو کاپی ہماری میموری کو تباہ کر دیتی ہے اور ڈونگلنگ پوائنٹرز جیسے جان لیوا خطرات پیدا کرتی ہے، تو ہم ایک ایسا کنسٹرکٹر کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں جو ایک مکمل اور 100% محفوظ ڈیپ کاپی بنائے؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو ہمیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی گہرائیوں میں مزید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔